जय हिंद डियर फ्रेंड्स। आज है 25 अगस्त 2026 और 25 अगस्त 2026 को जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनको कवर करेंगे। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। आज देख रहे हैं भारत का नंबर 1 यूट्यूब चैनल जहां पर सर्वाधिक करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन लिए जाते हैं। चलिए आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व एथलेटिक्स रजत पदक स्तरीय प्रतियोगिता 2026 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा का खिताब किस भारतीय एथलेटिक ने जीता है? ए मुरली श्रीशंकर, बी रोहित यादव, सी करण सिंह, डी तजिंदर पाल सिंह तुर। तो विश्व एथलेटिक रजत स्तरीय प्रतियोगिता में रोहित यादव ने व्यक्तिगत के साथ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए यह खिताब जीता है। इन्होंने भाला फेंक 87.6.8 मीटर के व्यक्तिगत में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए खिताब जीता है। रोहित यादव ने कौन सी प्रतियोगिता में? भाला फेंक में। और वहीं पर मुरली श्रीशंकर ने पुरुषों की लंबी कूद में 8.07 मीटर की छलांग लगा करके पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं पर एनसी सोजान ने महिलाओं की लंबी कूद में 6.71 मीटर की छलांग के साथ स्वर्ण पदक जीता है। वहीं पर शैली सिंह महिला की लंबी कूद में 6.56 मीटर के साथ दूसरे स्थान पर रही हैं। अभिनया राजा राजन ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ 11.34 सेकेंड में जीतकर भारतीय अंडर 20 राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बना दिया है। चुगबुए बुका एनेक्ची नाइजीरिया के पुरुषों के शॉट पुट में 20.78 मीटर थ्रो के साथ खिताब जीता है। कहाँ के खिलाड़ी है? नाइजीरिया के। नाम याद रखिएगा, चुगबुए बुका। वहीं पर ज्योति यारा जी ने महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में 13.24 सेकंड के समय के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया है। सवाल ये होता है कि इस प्रतियोगिता का आयोजन अर्थात विश्व एथलेटिक रजत स्तरीय राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर किया गया था भैया? ये स्थान किया गया था कलिंगा स्टेडियम, भुवनेश्वर, उड़ीसा में। कब किया गया था? तो 22 अगस्त से। ठीक है। यह भारत में आयोजित पहली विश्व एथलेटिक रजत स्तरीय कॉन्टिनेंटल टूर प्रतियोगिता है और ये पहली होने के कारण यहाँ पर जिन खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया है वो भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो कम से कम जो प्रतियोगिता ने इन खिताब यानी प्रतियोगिता में भाग लेकर जिन खिलाड़ियों ने खिताब जीता है उनका नाम तो आप याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, अब जेवलिन थ्रो की बात कर लेते हैं। कॉमनवेल्थ गेम 2026 में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता था और वहीं पर यशवीर सिंह ने कांस्य पदक जीता था। अभी वर्ल्ड एथलेटिक्स सिल्वर लेवल कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट में रोहित यादव ने व्यक्तिगत थ्रो में स्वर्ण पदक और वीर सिंह ने रजत पदक जीता है। अभी लुसाने डायमंड लीग 2026 में नीरज चोपड़ा ने सीजन के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ रजत पदक जीता और आशीष यादव ने वर्ल्ड एथलेटिक अंडर 20 चैंपियनशिप में भाला फेंक में रजत पदक जीतकर भारत का पदक का खाता खोला था। तो याद रखिएगा, ये भाला फेंक में जिन ने पदक जीता है उनके नाम जरूर याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इससे पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बड़ी मेहनत लगती है आपके सामने, इतने करेंट अफेयर्स लेकर के हम आते हैं। सभी करेंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होते हैं और इसकी पीडीएफ आप हमारे फेसबुक पेज का नाम है डेली करेंट अफेयर्स को जाकर के फॉलो करें, वहाँ पर आपको डेली पीडीएफ मिलते रहेगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले गैर जीवोम उच्च विस्तार वाले पॉपकॉर्न मक्का संस्करण बीज का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ए विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, बी मुसुनुरु एरुल जिला आंध्र प्रदेश, सी अमरावती आंध्र प्रदेश, डी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। तो भारत के पहले गैर जीवोम उच्च विस्तार वाले पॉपकॉर्न मक्का संकरण बीज का शुभारंभ किया गया है मुसुनुरु एरुल जिला आंध्र प्रदेश। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भारत के पहले गैर जीवोम उच्च विस्तार वाले मक्का संस्करण बीज का कहना चाहिए शुभारंभ किया है। कहाँ पर? ये एलुरु जिला आंध्र प्रदेश का मुसुनुरु स्थान पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने
कितनी उम्र से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा है? ए 13 वर्ष, बी 14 वर्ष, सी 16 वर्ष और डी 18 वर्ष। तो डियर स्टूडेंट, इसका सही आंसर है 16 वर्ष। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं क्रिस्टोफर लक्सन और इन्होंने ही 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा है। हाँ, इससे पहले अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने दिसंबर 2025 से ही 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना था। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया पहला देश है जिसने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है। अब बात आई है प्रतिबंध लगाने की, तो इंडोनेशिया में भी 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। मलेशिया ने भी 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। फ्रांस ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध वाला कानून संवैधानिक परिषद द्वारा रोक दिया गया। लगाया था इसने, लेकिन फिर रोक दिया गया। और न्यूजीलैंड ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक लाने की घोषणा की है। और ग्रीस ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है। डेनमार्क ने प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर ली है 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। और कनाडा भी 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रयासरत है। और स्पेन भी, ब्राज़ील भी। हाँ, याद रखिएगा, चीन में नाबालिगों के लिए सोशल मीडिया और इंटरनेट इस्तेमाल पर माइनर मोड तथा समय सीमा जैसी पाबंदी लगाई गई है। और अभी हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने सोशल मीडिया इस्तेमाल के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। तो इतने महत्वपूर्ण पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा आदिवासी भाषाओं और संग्रहालयों पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ किया जा रहा है? ए भोपाल, बी मैसूर, सी रांची, डी भुवनेश्वर। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वो है मैसूर। जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन मैसूर कर्नाटक में आयोजित किया जा रहा है। आयोजन की जो तिथि थी 25 से 26 अगस्त थी। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है आदिवासी भाषाओं का प्रलेखन, संरक्षण और पुनरुद्धार। सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय जनजाति मामलों के राज्य मंत्री दुर्गा प्रसाद उइके के द्वारा करेंगे। तो याद रखिएगा, जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा जो 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, कहां पर हो रहा है? मैसूर कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, 9वां राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन कहां आयोजित किया जा रहा है? ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी लखनऊ, डी जयपुर। तो डी स्टूडेंट, इसका सही आंसर है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में 9वां राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन आयोजित होगा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 18वीं ब्रिक्स एकेडमी मंच का शुभारंभ कहाँ हुआ? ए जयपुर, बी लखनऊ, सी नई दिल्ली, डी भोपाल। डियर स्टूडेंट, इसका सही आंसर है लखनऊ में 18वें ब्रिक्स अकादमिक मंच का शुभारंभ किया गया है। क्वेश्चन ये बनता है कि 18वें ब्रिक्स अकादमिक मंच का शुभारंभ कहाँ किया जा रहा है? तो लखनऊ में। और इस मंच का जो आयोजन कर रहे हैं वो है आर्यवर्त रिसर्च फाउंडेशन और विकासशील देशों के अनुसंधान सूचना प्रणाली और लखनऊ विश्वविद्यालय के सहयोग से यह कार्यक्रम ब्रिक्स अकादमी मंच का शुभारंभ लखनऊ में हुआ। हाँ, आपको बता दें कि 2026 में भारत देश ब्रिक्स देशों की मेजबानी भी कर रहा है और अध्यक्ष भी कर रहा है। तो ब्रिक्स से संबंधित विभिन्न मंत्रियों की जो बैठक है वो भारत के विभिन्न शहरों में आयोजित हो रही है। लेकिन इसका जो विषय है जरूर याद रखिएगा, इस बार ब्रिक्स सम्मेलन 2026 का जो विषय है वह लचीलापन, नवाचार, सहयोग और अस्थिरता के लिए निर्माण। ब्रिक्स समूह की अगर बैठक की बात करें तो अभी हाल ही में संस्कृति मंत्रियों की बैठक भोपाल में संपन्न हुई, शिक्षा मंत्रियों की बैठक भुवनेश्वर में, उद्योग मंत्रियों की बैठक जयपुर राजस्थान में संपन्न हुई और पर्यटन मंत्रियों की जो बैठक है वो जयपुर राजस्थान में ही हुई। ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक पुणे महाराष्ट्र में संपन्न हुई। 21 अगस्त को विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार मंत्रियों की बैठक चेन्नई में हुई और ब्रिक्स युवा परिषद बैठक गांधीनगर में, ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक विशाखापट्टनम में, ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक विशाखापट्टनम में संपन्न हुई। तो ये ब्रिक्स देशों की बैठक जरूर याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि किन मंत्रियों की बैठक किस राज्य में हुई है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया?
ए नई दिल्ली, बी उलान बटर, सी नैरोबी, डी बा। तो संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम सम्मेलन का जो आयोजन किया गया वो किया गया उलान बटोर मंगोलिया में। आयोजन स्थल उलान बटोर मंगोलिया में किया गया। यहाँ पर याद रखिएगा एक और नाम दिया गया है UNCCD COP17। तो इसका आयोजन भी कहाँ पूछा जा सकता है शॉर्टकट नाम लेकर के कि इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो उलान बटोर मंगोलिया में। एक शब्द यहाँ पर बड़ा आया है, एक आया है UNCCD, तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन। और इस बार जो इसका कार्यक्रम हुआ, इसका मुख्य उपदेश था, सम्मेलन का मुख्य उपदेश था मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे से निपटने के लिए पूरे विश्व स्तर पर प्रयास करना। अब बात आई है यहाँ पर UNCCD की, तो इसकी स्थापना 1994 में और इसका मुख्यालय बांस जर्मनी में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रेलवे ने पूरे रेल नेटवर्क में विशेष स्वच्छता अभियान कब से शुरू किया है? 22 अगस्त, बी 23 अगस्त, सी 24 अगस्त और डी 25 अगस्त। तो विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है रेलवे के द्वारा 24 अगस्त से। पूरे नेटवर्क में साफ सफाई चली जाएगी, यात्रियों का स्वच्छ और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए टंकियों की सफाई, नलों की सफाई, सभी चीज यहाँ पर अवेलेबल रहेगी। अगला क्वेश्चन है 2026-27 के शैक्षणिक सत्र में गर्भिणी मित्र पाठ्यक्रम किस संस्थान द्वारा शुरू किया है? ए राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर, बी अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली, सी केंद्रीय आयुर्वेदिक संस्थान नई दिल्ली, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान पुणे। डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वह है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली। गर्भिणी जो मित्र पाठ्यक्रम है दिल्ली ने 2026-27 के लिए चालू किया है। यह 6 महीने का पाठ्यक्रम है। कितना? 6 महीने का पाठ्यक्रम है। गर्भावस्था प्रसूत्तर अवधि में स्वास्थ्य, जीवन शैली और सामुदायिक सहायता के लिए यह योजना शुरू की गई है। आवेदन करने के लिए 18 से अधिक उम्र होनी चाहिए और शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास होना चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि 30 अगस्त है। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी गर्भिणी मित्र नामक पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। इनका काम क्या रहेगा? तो ये कोई भी डिलीवरी जो बाई होती है या फिर लेडीज़ होती है उनको गाइड कर सकती है, उनका देख रेख कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने घरेलू LPG सिलेंडर के पुनर्भुगतान के लिए कौन सी योजना शुरू की है? ए अन्नपूर्णा सुपर 6 योजना, बी अम्मा LPG योजना, सी तमिलनाडु उज्ज्वला योजना, डी गृहिणी गैस सहायता योजना। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वो है अन्नपूर्णा सुपर 6 योजना। क्वेश्चन ये बनता है कि अन्नपूर्णा सुपर 6 योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु। क्वेश्चन ये भी बनता है कि अन्नपूर्णा सुपर 6 योजना को किससे संबंधित है? ये तो ये उज्ज्वला योजना से संबंधित है। इस योजना में 2027 में पोंगल के दिन शुरू होगी। कब होगी भैया? जनवरी 2027 में पोंगल के दिन। योजना के तहत LPG सिलेंडर खरीदने के बाद पुनर्भुगतान की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा हो जाएगी और इसके लिए 25 लाख से कम वार्षिक आय वाले परिवार को शामिल किया गया है। अगला महत्वपूर्ण, हाँ अब बात आई है कि तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु ने हाल ही में महिला उद्यमी सशक्तिकरण योजना भी शुरू किया है। मार्च में 1 लाख महिलाओं को उद्यमी बनाने के उद्देश्य से, यानी उनको रोजगार देने के उद्देश्य से सिंगपन स्पेशल फोर्स किसने लॉन्च किया है? तमिलनाडु ने। क्यों किया है? इनका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को रोकना। एक है बैटरी लैपटॉप योजना, ये भी अभी तमिलनाडु ने शुरू किया है। 5 अगस्त 2026 को राज्य के बजट के दौरान घोषित किया है, जिसका उद्देश्य कॉलेज के छात्रों को तकनीकी शिक्षा के लिए मुफ्त लैपटॉप दिया जाएगा। देखो बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पर लैपटॉप दिया जा रहा है, लेकिन उनका नाम जरूर याद रखिए। जैसे बैटरी लैपटॉप योजना, ये कहाँ से है? तो ये तमिलनाडु में शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है अन्नान सीर योजना। तो अन्नान सीर योजना कहाँ शुरू की गई है? तो ये भी तमिलनाडु में शुरू की गई है और इसका उद्देश्य है पात्र दुल्हनों को विवाह सहायता के रूप में सोना प्रदान करना। एक क्वेश्चन है बैटरी विडो योजना,
वेट्री वीडियो योजना 5 अगस्त को शुरू हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य है आवास बुनियादी ढांचों को बढ़ावा देना। तो तमिलनाडु सरकार ने अभी हाल ही में जो भी कहना चाहिए योजनाएं शुरू की है उनको हमने आपको बता दिया। जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो क्वेश्चन को रिलेटेड करते हुए पढ़ें, एक क्वेश्चन से संबंधित दूसरे क्वेश्चन को भी याद करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसकी PDF पाने के लिए हमारे फेसबुक पेज जो है डेली करेंट अफेयर्स को फॉलो करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, बात आई है तमिलनाडु की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है C. जोसेफ विजय। राज्यपाल है यहाँ के राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। तमिलनाडु की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई और राज्य का नाम बदलकर 14 जनवरी 1969 को तमिलनाडु रखा गया और मुख्य भाषा यहाँ की तमिल है। अगर पड़ोसी राज्य की बात करें तो केरल पश्चिम में है, कर्नाटक उत्तर पश्चिम में और आंध्र प्रदेश उत्तर में है। मैप में आप देख सकते हैं भारत में इधर बिल्कुल नीचे में दक्षिण की ओर में कर्नाटक है, तमिलनाडु है। तमिलनाडु के आप उत्तर में देख सकते हैं आंध्र प्रदेश, उत्तर पश्चिम में कर्नाटक और इधर केरल की सीमा के साथ अपनी सीमा बनाने वाला राज्य है कर्नाटक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने मॉरिशस के साथ ईंधन आपूर्ति समझौते पर किस अवधि के लिए हस्ताक्षर किया है, यानी कितने वर्ष के लिए हस्ताक्षर किया ईंधन आपूर्ति पर। ए विकल्प है 3 वर्ष, बी विकल्प है 5 वर्ष, सी विकल्प है 7 वर्ष और डी विकल्प है 10 वर्ष। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वह है 5 वर्ष, यानी एक समझौता हुआ है मॉरिशस और भारत के बीच में। इसमें 20 अगस्त 2026 को पोर्ट लुइस में समझौता हुआ। कहाँ पर हुआ? स्थान का नाम याद रखें। भारत और मॉरिशस के बीच में एक समझौता हुआ है। कब? 20 अगस्त 2026 को। कहाँ पर? पोर्ट लुइस में। और ये समझौता हुआ है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड भारतीय कंपनी और मॉरिशस की संस्था मॉरिशस के स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के बीच में। क्यों हुआ है भैया? तो इसमें 5 वर्ष तक बिक्री और खरीदी की जा सकती है। किसकी की जा सकती है भैया? तो ये की जा सकती है ईंधन आपूर्ति, ठीक है, डीजल वगैरह, ठीक। हाँ, अब बात आई है मॉरिशस की। तो मॉरिशस के राष्ट्रपति है धर्म गोकुल और यहाँ के प्रधानमंत्री है नवीन चंद्र राम गुलाम। राजधानी यहाँ की पोर्ट लुइस है। मुद्रा यहाँ की मॉरिशस रुपया है। मॉरिशस को यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन ने 12 मार्च 1968 को स्वतंत्रता मिली और गणतंत्र की घोषणा 12 मार्च 1992 को हुई। मॉरिशस ये है, ठीक है। भारत से आप जाएंगे तो जहाज़ के माध्यम से आप पहुंच सकते हैं। अगर आपको ऐसा ज़मीन में जाना है तो यहाँ से ऐसा जाना पड़ेगा, ये यहाँ से उड़ के जाना पड़ेगा, या फिर आप जहाज़ के माध्यम से भी जा सकते हैं। मॉरिशस थोड़ा सा छोटा सा देश है जो कि पूरी तरह इंडियन ओशियन में, हिंद महासागर में बसा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जीवित मानव न्यूरॉन्स का उपयोग करने वाला जैविक डेटा केंद्र किस देश ने लॉन्च किया है? ए जापान, बी सिंगापुर, डी दक्षिण कोरिया, डी चीन। जीवित मानव न्यूरॉन्स का उपयोग करने वाला जैविक डाटा केंद्र किस देश ने लॉन्च किया भैया? तो सिंगापुर ने। सिंगापुर ने नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में जीवित मानव न्यूरॉन्स पर आधारित जैविक डेटा सेंटर का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है। इसमें स्टेम सेल से विकसित जीवित मानव न्यूरॉन्स का उपयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान की किस नदी के किनारे से 100 मीटर के दायरे में निर्माण और विकास पर अंतरिम प्रतिबंध लगा दिया है? ए लूणी नदी, बी बांधी नदी, सी जोजारी नदी और डी है बनास नदी। तो बताइए डियर स्टूडेंट, इसका सही आंसर है कौन सी नदी पर प्रतिबंध लगा दिया है भैया? तो ये है जोजारी नदी। इसका सही आंसर है जोजारी नदी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जोजारी नदी के किनारे में 100 मीटर तक कोई भी कार्य नहीं होगा। नदी की मौजूदा बाढ़ रेखा या प्रभाव पथ के दोनों ओर 500 मीटर के दायरे में कोई भी उद्योग नहीं लगाए जाएंगे, क्योंकि इसमें प्रभावित क्षेत्र जोधपुर, पौली और पालातोरा है। इससे जुड़े निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जोजारी, बांधी और लूणी नदियों के प्रदूषण से निपटने के लिए एक सामूहिक योजना है। नाम न याद रखिएगा, नदी किस कौन सी शामिल है इसमें? जोजारी, बांधी और लूणी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
बात आई है नदी की, तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश में एक नदी है नगटिया नदी, उत्तर प्रदेश के बरेली में। उसका नाम बदल करके नाथ गंगा नदी रख दिया गया है, जरूर याद रखें। और उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने देश में सबसे पहले गंगा और यमुना नदी को कानूनी रूप से जीवित इकाई का दर्जा दिया था, तो ये जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बिलोइंग अ जर्नी ऑफ लाइफ नामक चर्चित पुस्तक की किसकी आत्मकथा है? ए प्रियंका गांधी, बी सोनिया गांधी, सी मेनका गांधी, डी सुषमा स्वराज। तो बिलोइंग अ जर्नी ऑफ लव यह है सोनिया गांधी की किताब, जो कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की वाइफ है। इसमें राजीव गांधी से किस प्रकार शादी हुई और उनके अनुभव इसमें साझा किए गए हैं। ठीक है, आपको बता दूं यह किताब 10 नवंबर 2026 को प्रकाशन होगा इसका। ठीक है, किताब की बात आई है तो ये किताब है अमृत का प्याला, राम जन्मभूमि, चुनौती और प्रतिक्रिया। बड़ी फेमस किताब रही और इसमें बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया भी लाया है। इस किताब किसकी है? ये सुरेंद्र कुमार पचौरी की है और इसका विमोचन उपराष्ट्रपति सीवी राधाकृष्णन ने किया था। एक किताब है द सेज हु रिजिमेंटेड हिंदुइज्म। ये किताब लिखी है शशि थरूर ने और विमोचन किया है उपराष्ट्रपति जी ने। एक किताब टाइड्स ऑफ टाइम, भारत हिस्ट्री थ्रू म्यूरल्स इन पार्लियामेंट का ये किताब किसकी है? सुधा मूर्ति की है और राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने इन्हें विमोचित किया है। अपनापन, ये बड़ी फेमस किताब अपनापन, नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव, किसने लिखा है? ये शिवराज सिंह चौहान जी ने लिखा है, जो कि भारत के कहना चाहिए कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। एक किताब है द सेकेंड ऑर्बिट, ये किताब है शुभांशु शुक्ला की। एक किताब है इंडिया एंड आई, 100 मेमोरीज नॉट अ मेमोयर, ये किताब है SY कुरैशी की और इसका विमोचन नई दिल्ली में हुआ। ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल, ये किताब है रामनाथ कोविंद जी की और यह इसका विमोचन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। एक किताब है द क्यूरियस एंड क्लासिफाइड, ये किताब है मनोज मुकुंद रणवड़े की। ये किताब है स्पीकिंग स्कल्पर्स कर्णायस इन कथक, ये है शोभना नारायण की किताब है। तो ये किताबों के और लेखक के नाम जरूर याद रखिएगा, जो कि आने वाले समय में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कक्षा 6 से बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोडिंग की शिक्षा देने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी तेलंगाना, डी तमिलनाडु। तो डियर स्टूडेंट, इसका सही आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने अगस्त 2026 में कक्षा 6 से AI और कोडिंग की शिक्षा शुरू करने की घोषणा किया है और इसकी घोषणा कर्नाटक के मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किया और एक पहल भी चला रहे हैं। देखो, कर्नाटक सरकार ने AI अक्षरा अभियान और कोडिंग गुरुकुल 2 कार्यक्रम शुरू किया है। किसने? कर्नाटक ने। नाम याद रखिएगा, AI अक्षरा अभियान और दूसरा कोडिंग गुरुकुल, ये दोनों शुरू किया है कर्नाटक गवर्नमेंट ने। ठीक है, हाँ, कर्नाटक ने एक और योजना बनाई है कि AI विश्वविद्यालय भी स्थापित करेगा कर्नाटक बेंगलुरु में। अब कर्नाटक के AI की बात आई है तो आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश ने मिशन बुनियाद के तहत 8 जिलों में 500 सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 से 12वीं तक AI आधारित लर्निंग पाठ्यक्रम शुरू किया है। वहीं छत्तीसगढ़ ने सुदूर स्थित आदिवासी विद्यार्थियों के लिए सरकारी स्कूलों, ओपन स्कूलों, कॉलेजों में उनकी शैक्षणिक स्थिरता अनुसार AI आधारित शिक्षण मॉड्यूल शुरू किया है। तमिलनाडु ने मिडिल स्कूल में कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए AI आधारित व्यक्तिगत शिक्षण मॉड्यूल की घोषणा की है। वहीं CBSE ने, केंद्र सरकार की CBSE पाठ्यक्रम ने कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी CT&AI नामक एक नया राष्ट्रीय पाठ्यक्रम शुरू किया है। CBSE ने, नाम है इसका CT&AI। अगला क्वेश्चन है, दास व्यापार और उनके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है?
21 अगस्त, बी 23 अगस्त, सी 25 अगस्त, डी 27 अगस्त। तो डियर स्टूडेंट, इसका सही आंसर है 23 अगस्त। 23 अगस्त को हम दास व्यापार और उनके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। यह दिवस यूनेस्को द्वारा निर्धारित किया गया है और दास प्रथा से जो पीड़ित व्यक्ति है उनके कहना चाहिए उनके सम्मान में, उनकी स्मृति में यह त्यौहार मनाया जाता है। आपको बता दें कि हैती में दास विद्रोह शुरू हुआ था 22 से 23 अगस्त 1791 में। ठीक है, चलिए, और यह दिवस पहली बार 23 अगस्त 1998 को मनाया गया था। अब बात आई है अगस्त माह के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की, तो उसको सरसरी निगाह से हम देख लेते हैं। विश्व स्तनपान दिवस हम मनाते हैं 1 से 7 अगस्त को, और अंतर्राष्ट्रीय बिल्ली दिवस मनाया जाता है 8 अगस्त को। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को, विश्व शेर दिवस 10 अगस्त को, विश्व स्टेपिलियन दिवस 11 अगस्त, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त, अंतर्राष्ट्रीय बाएं हाथ वालों का दिवस 13 अगस्त को मनाते हैं। विश्व नवीनीकरण ऊर्जा दिवस 16 अगस्त को, विश्व मानवीय दिवस या विश्व फोटोग्राफी दिवस, दोनों दिवस हम 19 अगस्त को मनाते हैं। विश्व मच्छर दिवस 20 अगस्त को, आतंकवाद के पीड़ितों की स्मृति में श्रद्धांजलि अंतर्राष्ट्रीय दिवस 21 अगस्त को, धर्म या आस्था के आधार पर हिंसा के कृत्यों के पीड़ित स्मृति दिवस 22 अगस्त को, दास व्यापार और उनके उन्मूलन की स्मृति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 23 अगस्त को, अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस 26 अगस्त को, विश्व झील दिवस मनाया जाता है 27 अगस्त को, परमाणु परीक्षणों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को, जबरन गुमशुदगी पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 23 अगस्त को, और अफ्रीकी मूलों के लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम 31 अगस्त को मनाते हैं। आज के करेंट अफेयर्स की क्लास यहीं पर रोकते हैं और कल के करेंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। कल का पहला करेंट अफेयर्स का प्रश्न था, अंतर्राष्ट्रीय विचित्र संगीत दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 24 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है, BWF विश्व चैंपियनशिप में महिला युगल के सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक सुनिश्चित करने वाली भारतीय जोड़ी कौन सी है? ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद। अगला क्वेश्चन है, स्लोवाकिया में आयोजित अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में 68 किलोग्राम महिला वर्ग में रजत पदक किसने जीता है? मानसी लाथर ने। अगला क्वेश्चन है, IIMA हेल्थ केयर समिट 2026 में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने किस रूप में उभरने की आवश्यकता पर जोर दिया? सही उत्तर है विश्व की प्रयोगशाला। इस शब्द का प्रयोग किया है राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का नौकायन प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी 22 अगस्त 2026 को किस देश के बंदरगाह पहुंचा है? पुर्तगाल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने पहली डबल स्टेक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन का संचालन जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ने किस स्थान पर किया? ये बड़ौदा मंडल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जर्मनी के हेगे राज्य के ने निवेश नवाचार के लिए भारतीय राज्य के साथ समझौता किया है? महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में किन 2 अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यासों के सफलतापूर्वक भाग लिया? एक तो है पिचब्लैक और दूसरा है उदार शक्ति। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने अत्याधुनिक ड्रोनों से लैस अपनी पहली बाज बटालियन का गठन किस राज्य में किया? सही उत्तर है पंजाब। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ईरान के खिलाफ आर्थिक डी-डे अभियान किस देश ने चलाया? अमेरिका ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स देशों के खेल मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? विशाखापट्टनम में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने महिला कर्मचारियों की सेवा काल में कितनी बार 180 दिनों तक का सवैतनिक मातृत्व अवकाश की मंजूरी दी है? ये सही उत्तर है 2 बार। अगला क्वेश्चन है, एनालॉग पनीर 1 वर्ष का प्रतिबंध किस अवधि के लिए लगाया गया है कर्नाटक में? ये 17 अगस्त से 17 अगस्त 2027 तक। भारत के 97वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है भैया? गोवा में। अगला क्वेश्चन है, 18वें CIAL ग्लोबल मेडमेक समिट का वर्चुअल रूप से केंद्रीय राज्य मंत्री ने संबोधित किया है? ये है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। हाँ, हाल ही में ई कचरा पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस देश के साथ सहयोग किए हैं हमने? जापान। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए मिल्की वे के सबसे तेज गति से चलने वाले तारे का नाम क्या है? S301। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का 32वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? 23 अगस्त 2026 को। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं में शामिल होने के लिए विधि स्नातकों की अनिवार्य वकालत अवधि कितनी कर दी है? तो ये कर दी है 6 माह। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए कितने मिनट की सीमा विज्ञापन अवधि रखी है? 12 मिनट को हटा दिया है।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस अमेरिकी राज्य की स्टेट असेंबली ने 8 नवंबर को दिवाली दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा? सही उत्तर है कैलिफोर्निया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IIMA हेल्थ केयर समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? सही उत्तर है IIM अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मोबाइल विनिर्माण योजना MPMS शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया? सही उत्तर है इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना मंत्रालय प्रौद्योगिकी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एनालेक पनीर की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य कौन सा है? सही उत्तर हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी अपनी 7 महीने की यात्रा में कहाँ पहुँचा? तो ये लिस्बन बंदरगाह पहुँचा। ठीक है, तो ये करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन याद रखिएगा। आशा आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। जय हिंद।